दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, रॉबस्ट है, फाउंडेशनल बेस्ड है, फाउंडेशन अच्छी है, तो उस कंट्री के बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, बहुत ज़्यादा स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो वो इवेंचुअली कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो और एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आएगी। ऐसे ही हमारी कंट्री में पिछले 34 ईयर से एक टाइप की एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमें कुछ चीज़ें लिमिटेड ही कर पा रहे थे। अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, मैं अगर साइंस ले चुका हूँ हिस्ट्री में, अगर मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले चुका हूँ तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता, अकाउंट नहीं पढ़ सकता। तो ये सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस कर दिया है। 34 इयर्स के बाद ये ऐसा हो पाया है, और जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन आए हैं। ये पॉलिसी का एम है टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो चलिए हम इस एजुकेशन को समझते हैं, जानते हैं गहराई से, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। तो यूनियन कैबिनेट में chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi yesterday approved the National Education Policy 2020। तो ये कल लॉन्च हो चुका है। इसका एक ही एम है कि इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है, यहाँ के हर एक बच्चे तक एजुकेशन पहुँचानी है। तो ये एम को रखते हुए इस पॉलिसी को लाया गया। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स है, बहुत सारे सुधार है, बहुत सारे न्यू चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हर बच्चे के लिए होने पाए। हर उस बच्चे को जो कहते हैं टैलेंटेड है, लेकिन वो कुछ चीज़ें लिमिटेड नहीं कर पाते, बिकॉज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलग माना जाता है, वो नॉन एकेडमिक्स हो जाते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा माना जाता है, वो एकेडमिक्स में इंक्लूड नहीं किए जाते, उनके मार्क्स नहीं होते। तो उन सारे बच्चों को एक बंद के रहना पड़ता है सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज में। ये चीज़ें अब बदलने वाली हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो अब हम इसके स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को एक एक पॉइंट्स के हाईलाइट्स समझते हैं गाइस। तो हम पहले मेजर रिफॉर्म्स में आते हैं स्कूल एजुकेशन पे। हम पहले पॉइंट पे आते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड था वो अलग था। इसमें एक पूरा नया करिकुलम बनाया जा रहा है जो एनसीईआरटी डिजाइन करने वाली है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, दैट इज 0 to 3 years ऑफ ओल्ड किड्स के लिए। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब उस पर फोकस किया जाएगा कि सभी बच्चों को ऑल लेवल्स प्री स्कूल टू सेकेंडरी सभी को एजुकेशन मिल सके। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स टू ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट किड्स। जो बच्चे 2 करोड़ बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में नहीं है, उन सारे बच्चों को इस पॉलिसी के थ्रू लाया जाएगा, इस सिस्टम के थ्रू लाया जाएगा। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 10+2 जो अभी तक चलता आ रहा है उसे रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+3+4 करिकुलर से, पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि 5+3+3+4 क्या है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं 10+2 सब पढ़ते हैं, दैट इज की जो शुरुआती 10 ईयर्स होते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, डायरेक्टली हमें चेंजेस दिखाई देते थे, दैट इज 2 ईयर्स 11th एंड 12th, जहां पे हम सब्जेक्ट चूज करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अभी ये इस तरीके से डिवाइड किया गया कि जो पहले के 5 साल होंगे, जो 5 इयर्स होंगे, उसमें से जो प्राइमरी से लेकर सेकेंड ग्रेड तक, मतलब कि स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। यानी कि इस दौरान मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की जाएगी, मतलब उनके अंदर न्यूमरेसी और लिटरेसी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि हर बच्चे को बेसिक जो कैलकुलेशन, न्यूमरेसी और लिटरेसी जो पैरामीटर्स है वो सभी को क्लियर होगा वहां पर। और इसका जो करिकुलम है एनसीईआरटी तैयार करेगा, स्पेशल मतलब इसका करिकुलम तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट एक और चीज तैयार कर रही है जो 0 से 3 साल के बच्चों के लिए, मतलब कि वहां पे बताया जाए कि पेरेंट्स को क्या बच्चों को सिखाना है। ये इसका भी एक करिकुलम पूरा अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है। मेजर रिफॉर्म ये है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे जो आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो ये सिस्टम है वहां पर प्ले बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसिटेड और एक्टिविटी बेस्ड डिस्कवरी मेथड्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसे इसलिए किया जाएगा जिससे हम फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी को अचीव कर सकें।
इसके आगे के जो 3 वर्ष है, दैट इज 3rd ग्रेड टू 5th ग्रेड के बच्चों के लिए, इनको पढ़ाई के दौरान मतलब कि फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह और उनका जो भी करियर पाथ होगा उसके लिए तैयार किया जाएगा। उसके लिए जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जैसे मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, मतलब कि हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज, ये सारे मतलब कि सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इस सारे सब्जेक्ट को अच्छे से उन्हें पढ़ाया जाएगा। और इसके आगे के जो 3 साल हैं, 6th ग्रेड टू 8th ग्रेड के बच्चे हैं, इनको इस कैटेगरी के बच्चे शामिल होंगे। इनका थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इनोवेटिव है, बहुत नया है। मेरे को बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बात बताने में कि 6th ग्रेड के बच्चों को, अभी तक जो हम 9th और 10th के बच्चों को सोचते थे या फिर और ज्यादा ग्रेड के बच्चों को सोचते थे, वो 6th ग्रेड के बच्चों से नया जो चीज आने वाली वो है इंटर्नशिप। मतलब कि 6th ग्रेड के बच्चों को एक्सपीरियंस लर्निंग बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए अब वो इंटर्नशिप कर सकते हैं बैगलेस, मतलब कि बैगलेस होगा, बिना किसी उसके 10 डेज की ये इंटर्नशिप हो सकती है। मान लो कि कोई बच्चा एक पेंटर है, पेंटिंग में बहुत दिलचस्पी रखता है, बहुत इंटरेस्ट रखता है, उसका मतलब वो किसी लोकल पेंटर के पास जाकर वहां पे 10 दिनों की इंटर्नशिप ले सकता है, वो सीख सकता है। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, तो वो किसी एक लोकल म्यूजिशियन के पास जाकर, किसी के पास जाकर वहां पे बैकलेस 10 डेज के लिए सीख सकता है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर कोई बेसिक, लाइक अगर वो पॉटरी सीखना चाहता है कि बेसिक काउस का जो मिल्किंग होती है, वो कोई भी कुछ भी अगर वो सीखना चाहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, तो उसके लिए ये इंटर्नशिप रहेगी। इसका भी एक करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो 4 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5+3+3+4, तो ये जो 4 है ये है 9 to 12th के लिए है। इस दौरान ये लास्ट स्टेज है। इस दौरान किसी भी छात्र को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट उसमें काफी ज्यादा किया जाएगा, मतलब उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कि वहां पर बच्चों के सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। उनकी स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, मैथमेटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ में डिसीजन मेकिंग के लिए, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं बनाने के लिए, जैसे हमारे करियर पाथ का ही है। तो ये सारी चीजों के लिए ये स्किल वहां पे जरूरत पड़ती है, जो बच्चों में बचपन से ही डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये और 9 to 12th में जो एक्सप्लोर करेंगे वो अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोर करेंगे, और वही फ्यूचर में बेस्ट लाइक पीपल बन के बाहर आएंगे। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि वो अपने लाइफ में ये रहेगा उन्हें कि जो उन्होंने अचीव किया है वो परफेक्टली वॉट एवर दे वांटेड टू अचीव इट, सो ऐसा ही रहेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्ट्स का बच्चा, मतलब कि नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, मतलब आर्ट्स का बच्चा स्टूडेंट साइंस की पढ़ाई कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है, या फिर मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकता है। मतलब कि ऐसा होने वाला है कि अब यहाँ पे कोई ऐसा गैप नहीं रहेगा। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। मतलब कि एक पूल तैयार किया जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक पूल तैयार किया जाएगा। अगर कोई भी आप पूल चूज करते हैं, वहां पर जो पूल चूज करते हैं, अगर उस पूल में अगर आपको हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों आ रहा है तो आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मतलब कि अब ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप स्ट्रीम्स ले लेते हैं फिक्स कर दिया जाता था। अभी तक के जो उसमें होता था कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, मतलब कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो आप साइंस का नहीं पढ़ सकते, अगर आपने कॉमर्स लेकर रखा है तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि मतलब अगर तक जैसे अभी तक हमारी एजुकेशन होती आई कि कैसा रहा कि अगर हम साइंस ले तो हम कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, अब यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड रहेगा, वो पूल पे बेस्ड रहेगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी यहाँ पे मुझे बात ये है कि ये लग रही है जो कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अब ये करिकुलम का पार्ट बनाया गया है। वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम, ये सारी चीजें पार्ट्स हो गए हैं। मतलब कि अगर अभी तक क्या होता था, अगर आपने को करिकुलर एक्टिविटीज कोई कर ली है, मतलब कि अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाता था, क्योंकि वो कंसीडर उसका वेटेज नहीं होता था आपके एग्जाम के सिलेबस में, आपके मार्क्स में, फाइनल एग्जाम्स में।
तो आपको क्या लगता था कि नहीं मुझे एग्जाम्स में फोकस करना है, तो आप करते नहीं थे। या अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो या तो आप स्टडीज कर पाते थे या फिर आप म्यूजिक का स्पोर्ट्स कर पाते थे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, वो नॉन एकेडमिक कहलाती थी, मतलब कि उनका मार्क्स कुछ भी ऐड नहीं होता था। अब ये सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब हर स्कूलों में म्यूजिक, आर्ट्स, ये सारी चीजों की एजुकेशन दी जाएगी। मतलब इसे हम कहने वाले हैं स्टीम, इसे हम कहते हैं स्टीम, मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, ये सारी मैथमेटिक्स, ये बच्चों में डेवलप करना है, यंग माइंड्स में ये सारी चीजें किंडल होने वाली हैं, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा, ये आपके करिकुलम का पार्ट होंगी। मतलब कि अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, जो आपके मार्क्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, इनके मार्क्स भी रहेंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, जो भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब कि अगर अभी तक क्या होता था कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता था, या फिर अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेने आते हैं तो हमारी स्टडीज अफेक्ट होती थी। अब वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाएगा करिकुलम का, उसे करना ही पड़ेगा, जिससे हमें बेहतर जानकारी, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाए। तो ये सारी चीजें ऐसा बदलाव आने वाला है। यहां पर जो गिफ्टेड हैं चिल्ड्रन हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, इनके लिए बहुत ज़्यादा एक इंक्लूजन तैयार किया जा रहा है, इंक्लूजन प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जो वो एक नॉर्मल और एक अच्छी एजुकेशन मिल सके उनको। मतलब कि गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब क्या होता है कि जो 3% to 4% पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं, उनके लिए जनरली एक हम नॉर्मल स्कूल में ही करते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उनका ब्रेन सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि लर्न कर सकता है, बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सकता है चीज़ों को। तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मतलब कि उनको डिफरेंटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लीजिए, उनके लिए करिकुलम बनाया जाएगा। यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। यहाँ पर जो स्कूल है लाइक कस्तूरबा गांधी जो बाल विकास विद्यालय होते हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो 8th और 10th तक है, उन्हें 12th तक कर दिया जाएगा। यहाँ पर की रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर सब्जेक्ट, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वही तक ही पढ़ाए जाएंगे, जो उसके बाद की इंफॉर्मेशन है वो मतलब कि जो आपको अभी तक ये लगता था कि ये मैं इसका यूज कहाँ पे करूंगा, अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो इसका यूज कहाँ पर लाइफ में मेरे कहाँ पर यूज है, और ये अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इसका मेरी लाइफ में कहाँ पर यूज है। तो ये सारी चीजें कम होकर ये किस पे फोकस किया जाएगा, कोर सब्जेक्ट्स पे, जो लाइफ को आपको डेवलप हेल्प करेगा, स्किल डेवलपमेंट में, आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। मैंने आपको बता दी कि 6th ग्रेड से आपको वोकेशनल इंटीग्रेशन होने वाला है, मतलब 6th ग्रेड से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है न्यू एजुकेशन सिस्टम में, और इससे मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और वो बहुत ज़्यादा डेवलप होकर एक स्किल्ड पर्सन बन के आगे एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करते हैं या फिर जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वो उसमें उनका टैलेंट दिखाई देगा, उनकी जो हार्डवर्किंग जो स्किल्स होंगी वो दिखाई देगा वहाँ पर। यहाँ पर जो बहुत बड़ा बदलाव है, जो बहुत बड़ा चेंज है, वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे, जो 2005 में आया था, तो 15 साल हो चुके हैं, उस पर काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब ये पूरा नया करिकुलम लाया जा रहा है प्राइमरी स्कूल्स के लिए, मतलब प्री स्कूल बच्चों के लिए, जो जैसे कि मतलब 3 years ओल्ड के बच्चों के लिए उन्हें पेरेंट्स को बताया जाएगा कि वो घर पे क्या कर सकते हैं। 3 to 6 स्कूल के बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि जैसे उन्हें एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसिटेड और प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कवरी मेथड्स, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, फाउंडेशनल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस किया जाएगा। जैसे कि आशा रिपोर्ट अभी आती है, वो बोलते हैं कि ग्रेड 5 का बच्चा ग्रेड 2 लेवल टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पे हमें ज़्यादा वर्क करना है, और हमें फाउंडेशन न्यू जो है फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग बनानी है कि आगे जब बच्चा आगे की क्लास में जाता है तो उसे वो सारी चीज़ें डिफिकल्टी ना लगे, हर बच्चा मतलब एक लेवल सा हो जाए, ऐसा बनने वाला है। टीचर्स के ट्रेनिंग और जो अभी तक उन्हें ट्रेनिंग और बीएड होता है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। फ्यूचर में 4 इयर्स का बीएड ही माना जाएगा, और अगर आपने 4 इयर्स की डिग्री कर रखी है तो फिर आपको 1 और 2 इयर्स का बीएड लेना पड़ेगा। बट अभी जो अगर आप जो 12th के बाद डायरेक्टली जाते हैं, जो अभी 2 इयर्स का बीएड करते हैं, अब उन्हें 4 इयर्स का बीएड करना होगा। ये सारी चीज़ थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस सारी चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये आ रहा है
कि बोर्ड एग्जाम्स में चेंजेस किए गए हैं, वो बहुत लो स्टेक्स कर दी जाएंगे बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। मतलब कहने का मतलब कि जो 9वीं से 12वीं एग्जाम्स होते हैं वो 2 फेसेस में हो सकते हैं, सेमेस्टर बेसिस पे होंगे। अब एक साल में पेपर नहीं देना होगा, अब साल में 2 पेपर देने होंगे, उनकी मार्कशीट, उनके रिपोर्ट कार्ड सब कुछ अलग मिलेगा। कहने का मतलब ये है अब स्टूडेंट्स को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। अब तक जो बच्चे ये सोचकर पढ़ते थे कि फाइनल एग्जाम जब आएंगे उसके 1-2 महीने पढ़ लेंगे, वो बच्चे कुछ बच्चे पास हो जाते, कुछ अच्छे मार्क्स भी लाते थे, लेकिन ये बच्चे वही हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते थे और जनरली उनका जो फाउंडेशनल लर्निंग हो जाती है वो वीक हो जाती है यहाँ पर। तो वो अब जब सेमेस्टर बेसिस आएगा तो उन्हें साल भर पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए उन्हें पूरी मेहनत करनी होगी। वो बच्चे अब ये करके नहीं बच सकते कि हमें लास्ट में पढ़ना होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चेंजेस लाए गए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट काफ़ी अलग तरीके से किए जाएंगे। मतलब कि सपोज करो मैथमेटिक्स अगर लेते हो, मैथ सब्जेक्ट लेते हो तो उसको 2 पार्ट्स में मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्स भी 2 पार्ट्स में होंगे। अब मुझे अभी तक यही लगता था कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते कि आप डिस्क्राइब कीजिए, आंसर एक्सप्लेन कीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत रोट लर्निंग बेस्ड हो जाती हैं, रोट लर्निंग। तो उस चीज़ को रोट लर्निंग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन बेस्ड लाया गया है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ये 2 पार्ट्स में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव और एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बोर्ड एग्जाम है वहां पर अब रोट लर्निंग को टेस्ट नहीं किया जाएगा, वहां सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड लर्निंग को एक्सेप्ट किया जाएगा। जो आप रट कर चले आते हैं वो ऐसा नहीं होगा, वहां पर पूरी तरीके से आपके नॉलेज बेस्ड पे वर्क किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो डे टू डे लाइफ जो आप चीजें एक्सपीरियंस करते हो, अगर आप मैथ्स के किसी भी सम को लेते हो, अगर आप वहां पे लिखा कि सर्कल का एरिया ये है, बट अगर मैं उसकी जगह पे बोलूं कि अगर आप एक ग्राउंड में जाकर वॉक कर रहे हो, सर्कुलर है, ये ऐसा है, तो वो एक एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, मतलब आप उसे एक्सपीरियंस करते हो जाकर। तो ये सारी चीजें बदलाव आ जाएंगी। तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स अब आपको जो नॉलेज चेक करेगा वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस पे ही चेक करेगा, रोट लर्निंग अब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है कि जो यहां पर कि रीजनल लैंग्वेज, जो होम लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे इसे मतलब प्रमोट किया जा रहा है कि मतलब कि 5th ग्रेड तक के बच्चे सिर्फ अपनी मदर टंग में ही पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में ही पढ़ेंगे। मतलब कि अगर कन्नड़ का एक बच्चा कर्नाटका का एक बच्चा है तो कन्नड़ में ही सीखे, अगर मध्य प्रदेश का बच्चा है तो हिंदी में ही सीखे, और महाराष्ट्र का बच्चा है तो वो मराठी में ही सीखे। इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और ये जहां तक ग्रेड 8 तक ऐसा चलने वाला है। और मैं मानता हूं कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज अपनी मदर टंग में सीख रहे हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, आपके लिए चीजें आसान लगती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट ही समझा जाएगा, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट ही समझा जाएगा, उसे कंपलसरी नहीं बनाया जाएगा। जो अभी तक स्कूलों में होता रहा कि जो कंपलसरी कर देते कि आपको बोलना है, सीखना है, ये करना है, तो इसे एज ए सब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाएगा। बट यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर संस्कृत का भी बहुत ज्यादा पुश किया जाने वाला है, क्योंकि संस्कृत को अदर लैंग्वेजेस की मदर कहा जाता है, द जननी ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस, ओके, द मदर, क्योंकि उससे बहुत सारी लैंग्वेजेस का बर्थ हुआ, बहुत सारे वर्ड्स निकल के आए। इंग्लिश में जैसे आप भात्र बोलते हो तो उसको ब्रदर कहा जाता है, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री कहा जाता है, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ये सारी चीजें संस्कृत से निकल कर आते हैं, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे ओवरऑल जो हम कहें कि जो हम अपने इंडियन कल्चर को, हम अपने लैंग्वेज को ही प्रमोट करें, यहाँ पर हम उसमें ही सीखें ज्यादा से ज्यादा। ये सारी चीजें बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, ये हमारी कंट्रीज में अब इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर मेजर रिफॉर्म जो है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यहां तक अभी तक जितनी भी हमने बात की ये सारी होलिस्टिक लर्निंग की बात है। ये यहाँ पर अब देखो, अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड बनते थे वो क्या होता था कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया जाता था, फिर मार्क्स आ जाते थे, और यहाँ पर एक लाइन आती थी कि बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा होमवर्क नहीं करता है, या फिर बच्चा पढ़ता नहीं है, फिर बच्चा बहुत अच्छा है। और बिहेवियर में क्या लिख दिया जाता था, गुड, कैन डू बेटर, और वर्स्ट जो भी है, बैड जो भी है, ऐसा लिख के भेज दिया जाता था। अब ये रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं रहेगा, अब ये पूरा चेंज होकर 360 डिग्री फॉर्म बन जाएगा, 360 डिग्री फॉर्मेट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं समझता हूँ 360 डिग्री क्या है, मैं बताता हूँ कि
360 फॉर्मेट में आप खुद को फीडबैक देते हो, खुद को इवेल्युएट करते हो खुद का कि आप किस लेवल तक हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, पहला सेल्फ हो गया, यहां पर पहला सेल्फ हो गया। दूसरा है पेयर, जो आपके क्लास स्टूडेंट्स होंगे वो आपको वहां पर फीडबैक देंगे, उनका भी उस रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख होगा, वो भी मेंशन किया जाएगा। थर्ड होगा जो आपके टीचर्स आएंगे, जो टीचर्स होंगे वो आपको फीडबैक देंगे वहां पर, वो भी रिपोर्ट कार्ड में होगा। तो आप देख सकते हो कितना अलग तरीके से चेंज किया गया है, और इसी को हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कहा जाता है इसे। ये आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत सारी चीजें अब चेंजेस आ रही हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 34 ईयर्स ओल्ड पुराने से इस पे वर्क किया जा रहा है। 2019 के जो ड्राफ्ट थी मैंने उसे पढ़ा है, उसमें मुझे मतलब बता नहीं सकता कितनी इमेंस हैप्पीनेस होती है जो हमें चेंजेस आएंगे। अभी तक बच्चे जैसे क्लास में बोलते थे कि ओके टीचर्स आर फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट नॉट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट द मेन प्रॉब्लम वाज दैट ओनली दैट they are supposed to focus on that because that is a part of the curriculum, that is the system right now, but it is going to be changed. The kids won't have to complain about it, they will have the chance to go anywhere around the streams and the world that they want to go. They will have the chance to learn anything they want to do. यहाँ पर जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसकी मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आप समझो कि जैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा उस पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाने वाला है यहाँ पर स्किल, मतलब कि जो जब सारी चीजें बैठेंगे सेल्फ, पीयर और टीचर्स का जो फीडबैक आएगा, तो यहाँ पर फीडबैक पेरेंट्स और बच्चों के साथ बैठकर उनको बताएंगे कि इस बच्चे ने ये स्किल गेन किया है, इस साल ये स्किल गेन किया है। तो हर साल जो 15 साल का एक करिकुलम है, अगर आप देखें 5+3+3+4, ये जो 15 साल का करिकुलम है, इसमें आप समझोगे कि आपके पास जब आप 12th पास करोगे तो आपके पास एटलीस्ट ये रहेगा कि आपके अंदर एक स्किल है, आप उसको एक लाइफ का पैशन, इंटरेस्ट बना सकते हो, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो गया है अच्छे से। तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाना है और इसी पे ही फोकस किया जाना चाहिए। जैसे हम समटाइम्स बात करते हैं क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, मतलब इन सारी चीजों पे बहुत फोकस किया, लेकिन ये स्कूल पे ज्यादा फोकस, हम सिर्फ मार्क्स पे बात करते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज की बात करते हैं, बट हमने उस पे स्किल्स पे बात नहीं करते जो आगे चल के हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा जब कंपनी के लिए अपेयर होता है, इंटरव्यू में अपेयर होता है, तो वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो वहां पर बच्चा बोलता है कम्युनिकेशन जज मतलब टेस्ट होता है, तो वहां पर बच्चा बोलता है ये तो हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं गया। तो ये सारे बदलाव अब होने वाले हैं। यहां पर दूसरी बात क्या है कि बैंक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी है, मतलब कि बुक प्रमोशन। यहां पर बच्चों को टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। गांव में कंप्यूटर सेंटर्स ओपन किए जाएंगे जो बच्चे की डिजिटली मतलब कि बुक्स पढ़ सकें। ये सारी चीजें चेंजेस आने वाली है। तो मैं कह सकता हूं अभी तक कि ये बहुत गजब है, बहुत लाजवाब चेंजेस हैं, और सुन के ही मजा आ रहा है कि कितना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और इंडिया डेफिनेटली ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने वाला है। इसके बाद बच्चे बहुत इंटरेस्ट होगी, मतलब मैं म्यूजिक सीख सकता हूं, मैं मैथ्स पढ़ सकता हूं, मैं साइंस पढ़ सकता हूं, मैं कॉमर्स पढ़ सकता हूं या फिर हिस्ट्री पढ़ सकता हूं, और साथ ही साथ मैं कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता हूं, मैं पेंटिंग कर सकता हूं। ये सारी चीजों पे बराबर फोकस किया जाएगा। इनके सारे टीचर्स होंगे स्कूलों में, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाई स्कूल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मेजर रिफॉर्म्स फॉर हायर एजुकेशन, नॉट हाई स्कूल, हायर एजुकेशन। यहाँ पर हायर एजुकेशन मतलब कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा, आपको मैं बता दूं एक डेटा है कि सिर्फ 10% बच्चे ही कॉलेज के बाद मतलब 12th एजुकेशन स्कूल लेने के बाद वो कॉलेज में इंटर करते हैं। मतलब समझ सकते हैं आप 10% बच्चे ही जाते हैं। अगर मैं बोलूं 320 मिलियन बच्चे हैं टोटल ऑल ओवर द इंडिया, मतलब उसमें से सिर्फ 10% जो लास्ट में कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं। मतलब ये तो ओवरऑल हो गया, बट जो बच्चे इनरोल होते हैं, सपोज करो फर्स्ट ग्रेड में इनरोल होते हैं, तो अगर उनका परसेंटेज लिया तो एट द एंड आफ्टर 12th ओनली 10% आर गोइंग टू कॉलेज, क्योंकि वहां पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे डिफिकल्टीज होती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो जाती है कुछ बच्चों को कोर्स की डिफिकल्टी होती है, लेंदी बहुत होता है। कुछ बच्चे मतलब कि जिनको दिक्कतें आती है तो कमाने जॉब करने चले आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप कम कर दीजिएगा। अब इसके लिए क्या रहेगा, होलिस्टिक ऑलराउंड ओवरऑल डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि यहाँ पर एक तो आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सिंपल सा रहेगा, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, जो भी आपको इंटरेस्ट होगा। दूसरा,
यहाँ पर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का प्लान तैयार किया गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल पर बात करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। व्हाट इसका मतलब क्या है कि जो जीआर होता है, बच्चे जो इनरोल होते हैं, बच्चों स्कूलों का जो नाम होता है, जो कॉलेज में दर्ज होता है, बेसिकली जो इनरोल करते हैं अपने आप को, तो 50% की बात ही क्यों की गई है? क्योंकि 2018 का जो 2018 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 28% ही इनरोलमेंट है, यहाँ पर परसेंटेज है, उसे 2035 तक 50% करना है। मैंने बताया कि सिर्फ 10% बच्चे आ रहे हैं, तो एक स्ट्रीम से ऐसे कर लेंगे तो टोटल ओवरऑल जो अभी तक का है 28% जो बोला गया है उसे 50% बनाना है 2035 तक। यहाँ पर ये बात बता दूं कि हॉलिस्टिक मतलब कि अब यहाँ पर समझते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट क्या होता है। तो यहाँ पर अब पूरा चेंज कर दिया। अभी तक जो 4 साल 3 साल या 5 साल या फिर पीएचडी करते तो और ज्यादा होता था, वो अब बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो बैचलर डिग्री होती थी, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था, वो 3 या 4 साल का ही होगा। कहने का मतलब इसमें आप समझो जरा कि अगर आप एक 3 साल का कोर्स करने जाते हो, ठीक है, 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होगा, अब आपका 3 इयर्स का बैचलर डिग्री हुआ करेगा। जो 4 साल का होता था वो 3 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, 1 साल का अगर आप पढ़ाई करके छोड़ देते हो, अगर आप 1 साल के बाद कुछ दिक्कतें आती तो अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? सर्टिफिकेट कोर्स कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके 2 साल पढ़ाई के बाद अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा कि आपने डिप्लोमा करके छोड़ दिए पढ़ाई। और अगर आप 3 साल पूरी पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हैं, जैसे हम अभी जॉब कर रहे हैं, तो वैसे आप बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी। जो बैचलर जो 3 या 4 साल के बाद मिलती थी वो बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप उसके बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं, जो 4 साल का करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको बैचलर के साथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। रिसर्च फील्ड में आपको ले जाया जाएगा। जो आपको आगे अभी मास्टर्स करना पड़ता था, फिर पीएचडी करना पड़ता था, वो सारी चीजें अब थोड़ा कम बंद हो जाएंगी। तो वहां पर 4 इयर्स में के बाद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। उसके बाद आप पीएचडी डायरेक्टली कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? +1 के फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। 3 + 1 4, मतलब इसी में ही मास्टर्स हो जाएगा। उसके बाद आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। एमफिल खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ये देख सकते हो 5 बैचलर्स और मास्टर की डिग्री बनाई जाएगी। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होगा। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बहुत डिटेल में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, तो आपको वहां पे एक्रेडिटेशन होता है, वहां पे आपको वैल्यू मिलती है, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक सेविंग बैंक की तरह वर्क करेगा, जो आपकी क्रेडिट्स को सिक्योर मतलब कि डिजिटली लॉकर में मतलब स्टोर करेगा, ठीक है, डेटा रखेगा। अगर आप 1 साल के बाद अगर कॉलेज छोड़ते हो तो वो क्रेडिट आपके रहेंगे। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो क्रेडिट आपके वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम बस अगर आप पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, अगर कुछ सालों बाद करते थे, तो अभी तक क्या होता था कि या तो आप डिग्री तभी मिलती थी, या तो आप पूरा करो पढ़ाई, या तो मत ही करो, ठीक है, अदरवाइज डिग्री नहीं मिलती थी। अब क्या होगा यहां पर कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर देखे जाएंगे, अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो मतलब कि अगर आप उतना है तो आप कुछ सालों बाद आकर वापस फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कि आपके क्रेडिट देखे जाएंगे, उसके बाद अगर आप फिर से आप कोर्स जो डिसकंटिन्यू कर दिया था आपने, उसको वापस आकर पढ़ सकते हो। इसे ही क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट बैंक कहा जाएगा। आपके क्रेडिट के ऊपर बेस डिपेंड करेगा, मतलब आपकी पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं होगा कि जब आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि 6% जीडीपी का हिस्सा बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम को, अब बनाया जाने वाला है। अभी तक 4% ही बनाया जा रहा था, 4 पॉइंट समथिंग, 3.5 समथिंग बनाया जा रहा था। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, उनका जीडीपी से रेशियो कई बार किसी का 11% भी है, किसी का 7% है। बहुत मिनिमम 6% तो होना ही चाहिए। यही कहा गया है पहले भी कि अगर एक कंट्री के बच्चों को और यूथ को चाहते हो कि एक बहुत अच्छे भविष्य के लिए निकले, तो उनका जो जीडीपी में 6% एजुकेशन के लिए बजट तो आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें बातें हायर एजुकेशन में,
कुछ चीजें और हैं मैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर देता हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम और लैंग्वेजेस। मतलब कि अगर अभी तक हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है या कुछ है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा हम इंडियन कल्चर पे ही भी बात करेंगे। मतलब कि हमारा किस पे फोकस रहेगा, साइंटिफिक वोकैबुलरी, मतलब कि टेम्परामेंट पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों के अंदर डेवलप करना है। वो सारी चीजों के लिए जो भी यहाँ पर मैथमेटिकल थिंकिंग और जो भी इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर इंटरेस्ट पैदा करना है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना है। लैंग्वेज फैकल्टी रहेगी यहाँ पर हर स्कूलों में, आर्ट्स जितनी भी लैंग्वेजेस की फैकल्टी होगी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो। यहाँ पर फोकस किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस पे, मतलब कि डिफरेंट 8 लैंग्वेजेस पे करिकुलम तैयार हो रहा है यहाँ पर, जिसमें आपको फोकस किया जाएगा लर्न करने में। संस्कृत पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है, रिसर्च चलेगी संस्कृत पे। मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं तो यहाँ पर संस्कृत पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने वाला है, क्योंकि संस्कृत हमारी बता चुका हूँ कि जननी ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस है। तो संस्कृत पे यहाँ पर फिर से ध्यान दिया जाएगा, इसे करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। यहाँ पर कल्चर अवेयरनेस और इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन पे बहुत ज्यादा बात किए जाएंगे। हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है, लोक विद्यालय जो डांस होते हैं, म्यूजिक होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, इन सारी चीजों पे जो ट्रेडिशनल हमारी है, ये जो हम खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, आज कम लोग करते हैं, इन सारी चीजों पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। गांव में जो स्कूल है, विलेजेस में ये सारी चीजें फैसिलिटी नहीं होती, तो वहां पे क्या किया जाएगा, इंसेंटिव तैयार किया जाएगा कि जो भी आर्टिस्ट होंगे उनको स्कूल के पास ही रहने के लिए जगह मिले, उनको क्रॉस स्कूल चलेगा, मतलब उनका ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर आप एक स्कूल में खत्म कर चुके तो आप दूसरे स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो, तो क्रॉस टीचर्स का वो चलेगा वहां पर, जिससे सभी जरूरतें पूरी हो सके हर स्कूल की। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी जो है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लानिंग है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। असेसमेंट पे बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। असेसमेंट मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो अभी एक हम फाइनल एग्जाम पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम पे, वो अब नहीं रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे इनका मार्क्स पूरा जोड़ा जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कि जो बच्चे के हर जो यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ पर टीचर्स को यहाँ पर बोला गया है कि वो सिर्फ स्कूल चीजों पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। डिसएडवांटेज ग्रुप्स पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ये बहुत अच्छी बात भी है कि एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है, और उस पॉइंट तक पहुंचना भी चाहिए। यहाँ पर दिव्यांग फ्रेंडली, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, पीपल होते हैं, उनके लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा, उनके लिए भी इंक्लूजन सिस्टम लाया गया है। यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस पे ई कंटेंट बनाया जाएगा। मतलब आपको हर लैंग्वेज, यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस का जो अभी सिस्टम चल रहा है, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। अगर आप महाराष्ट्र में तो क्या सीखा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो ये इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। ये बहुत बड़े बदलाव है, बहुत नई चीजें हैं। जो वर्चुअल लैब्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप ये कंप्यूटर सिस्टम जो गांव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वाले हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। टीचर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा उन पर भी वर्क किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी। तो आउटकम क्या होने वाले हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं आउटकम क्या होने वाले हैं एनईपी के। कि यूनिवर्सलाइजेशन, मैंने बताया कि ये हर एजुकेशन जो एनसीईआरटी प्रिपेयर कर रहा है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर पे, केयर एजुकेशन पे, यहाँ पे बाई 2030 ये सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी, ये अचीव कर ली जाएंगी। यहाँ पर फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी पे फोकस, मतलब बाई 2025, मतलब कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी जो फाउंडेशनल लर्निंग है, मतलब कि जो लिटरेसी है, जो बेसिक इंग्लिश, हिंदी, जो भी रीजनल लगे वो आ जाना चाहिए। न्यूमेरिकल जो अंकों का, जो नंबर्स का जो नॉलेज होता है वो उन्हें गेन हो जाना चाहिए। यहाँ पर 100% जीईआर, मतलब कि जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर है जो नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि 100% बच्चे प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में आ जाएंगे 2030 तक। इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। टीचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा, असेसमेंट ऑनलाइन, डिजिटली, एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इन सारी चीजों पे 2023 तक उन पे क्या किया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा, उन्हें रेडी किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। यहाँ पर इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा, कोई भी आप बच्चे की बात करें, उनके लिए, सबके लिए बराबर एजुकेशन शिक्षा का अधिकार यहाँ पर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स को टेस्ट मार्क्स के बेसिस पे नहीं माना जाएगा, उन्हें
एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उन्हें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, उन पे स्किल डेवलपमेंट होगा, उनके नॉलेज चेक किए जाएंगे, उनके डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी के जो नॉलेज है उनको चेक किया जाएगा। अर्ली चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन, मतलब कि जो छोटा बच्चा है जब वो स्कूल से बाहर आएगा तो उसके अंदर एटलीस्ट एक स्किल तो डेवलप हो चुकी होगी, ये पूरा फोकस किया जाने वाला है। यहाँ पर पब्लिक हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में जो स्टैंडर्ड है वो कॉमन किए जाएंगे, इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। अब मैं लास्ट बात कर सकता हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। 2022 और 23, मतलब 2022 और 23 इस तक में कोशिश की जा रही है कि ये सारी चीजें फोकस स्टार्ट होने लगे। मतलब कि जो बच्चे इस साल 10th बोर्ड है या 11th बोर्ड में है, 11th में है, उनके लिए ये 12th के बाद लागू नहीं होगा। जो लेकिन जो बच्चे 9th में है उनके लिए ये कॉलेज जब तक वो पहुंचेंगे 22-23 तक, उनके लिए नया कॉलेज सिस्टम आ जाएगा, जो मैंने बताया मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी एंट्री एग्जिट का ऑप्शन होगा, जो बहुत सारे बच्चे मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारी न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतने सारे चेंजेस आए हैं, बहुत अमेजिंग है। बच्चों को मुझे लगता है कि ये न्यू इंडिया होने वाला है, कंप्लीटली नया होने वाला है हर बच्चे के लिए। मतलब जहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया जाने वाला है, जहाँ पर हॉलिस्टिक अप्रोच किया जाने वाला है, जहाँ पर स्पोर्ट्स और एजुकेशन सब कुछ एक होने वाला है। तो ये कितना नया है, कितना गजब होने वाला है, मैं बता सकता हूँ। मुझे मतलब सोचकर भी इमेंसली आई फील जस्ट प्राउड ऑफ माई कंट्री दैट दिस एजुकेशन पॉलिसी हैज कम, दैट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज कम। सो थैंक यू सो मच all everyone for watching this. I hope you understood everything, and please read it once again and make sure your kids are learning at the best. Thank you so much guys.